आगे बात करें कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया, जब मैं गुजरात फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट एमफार्म पास आउट करने के बाद तुरंत ही बना, फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर बना पीसीए का, सेकंड मीटिंग में मैं प्रेसिडेंट बना। तो मुझे लगता है कि जो मौका मुझे दिया गया है, जितने हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर 74 मेंबर्स हैं, उन लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया कि नहीं आप ही कुछ कर सकते हो और बदलाव लाना जरूरी है। इसीलिए और उनका जो ट्रस्ट है कि कुछ फार्मेसी प्रोफेशन में इतना बदलाव लाना है कि जो 75 साल में नहीं हुआ अब अगले 5 साल या तो 10 साल में हमको करना है। तो ऐसा हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर सारे ही पॉजिटिव है, सारे ही प्रोफेशन में बदलाव लाने के लिए सोच रहे हैं। तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। जब भी हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर को मैं फोन लगाता हूँ, वो तुरंत हमारी काउंसिल में आ जाते हैं, उनका बिजनेस, उनकी ड्यूटी सब कुछ छोड़ के पीसीआई में आ जाते हैं। तो एक कल्चर भी मेंबर के सपोर्ट से डेवलपमेंट हुआ है और आगे जाके फार्मेसी प्रोफेशन का गोल्डन पीरियड भी शुरू होगा। बात करते हैं, अभी बहुत सारे एकेडमिशियन बैठे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो हम पहले एकेडमिक की बात करते हैं कि आपको पता हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो इंडस्ट्री के भी लायक नहीं है, ना क्लिनिकल फार्मासिस्ट के भी लायक है। कि जब कोर्स बना तब उस हिसाब से सही था, पर अब 21st सेंचुरी में अभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जब इंडिया बन गया है, पर अभी हमारे फार्मासिस्ट की परिस्थिति क्या है, एक्चुअली उनकी परिस्थिति बहुत ही डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि अब सिलेबस में हम बदलाव करने जा रहे हैं और पूरा उसका हमने सेंट्रल काउंसिल ने निर्णय भी ले लिया है कि अब जो भी सिलेबस बनेगा उसमें बीफार्म में ग्रेजुएट इन स्पेशलाइजेशन, आपका ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन आएगा और मास्टर में सुपर स्पेशलाइजेशन। ये पूरा बदलाव हमने काउंसिल ने सोचा है, उस पर अभी वर्कआउट हमारे एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन मिस्टर दीपेंद्र सिंह है, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, वो भी साइंटिस्ट है, उनको ये जवाबदारी हमने दी हुई है। तो अब सिलेबस में हम चेंज करने वाले हैं, लेकिन ये चेंज करने का थॉट्स कैसे आया कि हमारे जो भारत सरकार के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, वो बहुत ही बदलाव लाना चाहते हैं कि जैसे इंडिया को पूरा रिकॉग्नाइजेशन मिले और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना दिया, और फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमको बनाना है, हमको जवाबदारी दी गई है। उसके लिए हील बाय इंडिया प्रोजेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू किया है और उसमें जो भी कोर्स है वो जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहुत सारे डेवलप कंट्री का जो कोर्स करिकुलम है और इंडिया का है, उसके बीच कितनी गैप है वो एनालिसिस करके नया सिलेबस फ्रेम करने का हमने सोचा है और उसमें पूरी मिनिस्ट्री का सपोर्ट है। इसीलिए क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, जैसे फॉरेन के फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और उनके फार्मासिस्ट इंडिया में आके काम करे, वैसा कल्चर हमको इंडिया में बनाना है। तो पूरे काम मिनिस्ट्री बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है बदलाव के लिए। तो मुझे लगता है फार्मासिस्ट का फ्यूचर भी अच्छा होगा और हमारे बच्चे बाहर जाके जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगी हुई है वो बाउंड्री भी फ्यूचर में कैसे निकल जाए और हमारे बच्चे वहां जाके सीधा जॉब करें, नौकरी करें और अपना बिजनेस करें, वैसा भारत सरकार सोच रही है। फार्मासिस्ट का कोर्स करिकुलम में भी हम सोच रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि पेडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, तो उसमें पेडियाट्रिक फार्मासिस्ट भी हम ला सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, आप सोचो, उसका हम सजेशन सारे स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर से मंगवाएंगे कि अगर पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए अगर अलग से फार्मासिस्ट रहेंगे तो आपको पता है कि स्मॉल चाइल्ड के लिए डोज का कितना वैल्यू होता है, दवाई का कितना वैल्यू होता है। अगर ज़्यादा डोज हो गया, ओवरडोजिंग हो गया, तो उसको तुरंत ही साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगी क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो आगे जाके हम ऐसे पेडियाट्रिक फार्मासिस्ट भी ला सकते हैं। फिर कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ट्रिकिकल होता है क्योंकि उनका फूड और उनकी दवाई अगर टाइम पे नहीं दी गई, उनका फूड पे कंट्रोल नहीं किया तो कैंसर के सेल्स ग्रोथ करने लगते हैं। तो कैंसर के लिए भी हम फार्मासिस्ट अलग से हम प्रोविजन कर सकते हैं। ऑन्को के हो गए कैंसर के और नेफ्रो के भी हो गए। तो बहुत सारा स्कोप अभी फार्मासिस्ट में है जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन कभी सोचा ही नहीं है
अगर ये सोचने लगे तो मुझे लगता है कि एक भी फार्मासिस्ट जो स्किलफुल फार्मासिस्ट होगा वो कभी भी घर नहीं बैठेगा और कभी भी उसको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और सामने से लोग उनको पूछेंगे। इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में हमारे बच्चे क्यों जा नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस इंडस्ट्री ओरिएंटेड फिर भी नहीं जा पाते। अब हमने LSSBC जो सॉफ्ट स्किल का है उसके साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी PCI ने कर दिया है। सेमेस्टर 8 में हम पढ़ाते हैं उसको भी, लेकिन उसको भी हमने LSSBC को भी बोला है कि आप जो जितनी भी मशीनरी इंडस्ट्री में होती है पायलट प्रोजेक्ट पे, जो भी कॉलेजेस में आप उसके साथ टाइप कीजिए और सारे स्टूडेंट को उसका डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, उसका वर्किंग सिखाइए, कैसे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, कैसे उसका क्लीनिंग होता है, कैसे उसका मेंटेनेंस होता है, सारी चीज आप बच्चों को सिखाइए। जैसे इंडस्ट्री उनको तुरंत ही एक्सेप्ट कर ले और उनको पता चले कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट है इंडस्ट्री के लिए। आपको पता है कि बहुत सारे महंगे करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर हम फ्रेशर उसको हैंडल करें, अगर मिस्टेक हो गया तो उनका लॉस हो जाता है, इसीलिए इंडस्ट्री हमको एक्सेप्ट नहीं करती। पर अगर हमने ऐसा शुरुआत किया ट्रेनिंग देने का, जैसे अभी उन्होंने बोला कि हमको ट्रेनिंग का सेंटर दो, तो मैं चाहता हूँ हम तो देने के लिए रेडी ही है अगर ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन आगे आए तो। पर जो इसके बाद इंस्ट्रूमेंट होगा, हम सारे बच्चों को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट की। अभी नया बदलाव सिलेबस में एक दूसरा भी हम ला रहे हैं कि मैनेजमेंट। आपको पता है कि फाइनेंस, मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आप बहुत सारे, मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, मुझे बैंक की स्लिप भरनी नहीं आती जब मैं B.Pharm पास आउट किया तब, फिर मैंने बिजनेस किया तब आ गई। लेकिन ये अगर आपको प्रॉपर बैंकिंग का जो बेसिक नॉलेज होता है, अगर आपको सिलेबस में आ जाए कि इसको बैंकिंग कैसे होता है, पूरा नॉलेज अगर आपको सिलेबस में आ जाए तो आप जब भी बाहर निकलोगे तो एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट निकलेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने फार्मेसी काउंसिल इंडिया के सिलेबस में हम लेने वाले हैं। सॉफ्ट स्किल, फाइनेंस, मैनेजमेंट कैसे करना है, बिजनेस कैसे रन करना है। अभी आपको पता है कि भारत एक गांव का देश है, मीन्स विलेज कंट्री है। बहुत सारे स्मॉल विलेज हमारे भारत में, सिटीज अभी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फार्मेसी कॉलेज को हम आगे इस साल से नहीं तो अगले साल से अभी हम पॉलिसी बनाना सोच रहे हैं कि हर एक कॉलेज को एटलीस्ट 10 विलेज एडॉप्ट करने हैं कि उनकी क्यों एडॉप्ट करने हैं, वो भी क्वेश्चन आपको आएगा। एडॉप्ट इसीलिए करने हैं कि हमारा जो काम है, फार्मासिस्ट का काम क्या है कि जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो पब्लिक में होती है उसको रिपोर्टिंग करना गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को या तो मेडिकल ऑफिसर को। अगर हमने कॉलेज के थ्रू, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा डिजीज चल रहा है, कौन सी दवाई चलती है। अगर हमने 10 गांव एडॉप्ट कर लिए एक इंस्टीट्यूशन ने, हर एक बैच वाइज, और एक स्टूडेंट ने 10 घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अगर एक बच्चा है, अगर वो 10 हाउस का पूरा मेंटेनेंस और पूरा रिकॉर्ड रखेगा, पूरा मेडिकल रिकॉर्ड, तो आप समझो पूरे इंडिया में हमारे पास कितना बड़ा डेटाबेस होगा, और वो ऑफिशियली डेटाबेस होगा। भारत सरकार के पास भी अभी इतना ऑफिशियल डेटाबेस नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी मैन पावर्स और फार्माको विजिलेंस सेंटर बहुत कम है। अगर हमने ये डेटाबेस हर एक स्टूडेंट ने कर लिया तो बच्चों का एक तो नॉलेज बढ़ेगा, कौन सा डिजीज आ रहा है वो भी पता चलेगा, कौन सी दवाई यूज हो रही है प्रैक्टिकली वो भी पता चलेगी, और साथों साथ उसको कैसे हैंडल करना है वो भी पता चलेगा। तो और फोर्थ जो मेजर डेटाबेस जनरेट होगा, कौन सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आई, कौन सी मेडिसिन कब चलती है, वो पूरा डेटाबेस स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार में जाएगा। तो जो बोगस दवाई है या तो जो किसी काम की दवाई नहीं है, आपको पता है कोरोना में वैसे ही दवा बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही ले ली, तो ऐसा सिचुएशन फिर भारत में कभी नहीं होगा। तो फार्मासिस्ट, क्योंकि हमारे पास टास्क फोर्स बहुत है, 4 लाख बच्चे पूरे इंडिया में पास आउट होते हैं, पूरे इंडिया में पूरे साल में 4 लाख एक ईयर के, तो अगर 4 साल भी गिनो तो कितना हुआ, 16 लाख हो गए। अभी इतना बड़ा वर्कफोर्स अगर लग जाएगा तो हेल्थ का रिकॉर्ड कितना आ जाएगा, आपको भी पता है। तो पूरा रिकॉर्ड, तो हमारी गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट हमारी वैल्यू, फार्मासिस्ट की वैल्यू समझेगी। दूसरी बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी हमारी मीटिंग हुई थी,
तो मैंने उनमें क्वेश्चन डाला था कि अगर आप हमको अलाउ करो, जो मेडिकल डिकोडिंग होता है, आपको पता है मेडिकल राइटिंग का बहुत बड़ा विषय है और उसमें बहुत ही बड़ा बिजनेस भी है, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सभी जगह जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हो पॉलिसी के साथ टाइप होते हैं और उसको डिकोडिंग करने के लिए मेडिकल राइटअप के लिए इंडिया में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर महंगा है, इधर सस्ता है। तो मैंने उनको प्रपोजल दिया है कि अगर आप हमारे फार्मासिस्ट को वहाँ की कंपनी डायरेक्टली जॉब दे दे मेडिकल राइटिंग में, तो उनको ज़्यादा सैलरी भी अच्छी मिलेगी और उनको नया एक होगा, क्योंकि जो मेडिकल कोडिंग का है वो बहुत बड़े कॉल सेंटर चलते हैं, ऑफिशियली चलते हैं, और कनाडा, दिल्ली में है, गुजरात में है, बेंगलोर में, बहुत जगह एक मेडिकल राइटिंग का चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे फार्मासिस्ट को वहाँ के लोग सीधा ही जॉब करें। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हो, आप लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सभी का जितना भी सपोर्ट चाहिए उस सपोर्ट हम देने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है सारी मिनिस्ट्री पॉजिटिव है। तो अब हमको इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन से साइड कर निकल के हमको फार्मेसी प्रोफेशन का बदलाव अगले साल कैसे लाना है, अगले 5 साल में कैसे लाना है, क्योंकि 75 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी हम हमारे फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बना पाए। अब हमको फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है और सभी लोगों का आपका सहयोग चाहिए।